हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एटीसी। एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने इसको लेकर मैसेज किया है, क्वेरी की है कि सर मेंस आंसर राइटिंग जो है उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, किस तरीके से 2 मार्कर क्वेश्चन हम तैयार करें, किस तरीके से 7 मार्कर क्वेश्चन तैयार करें, 10 मार्कर क्वेश्चन तैयार करें। फिर क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है ना। एक्चुअली एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। आज हम समझेंगे कि स्टूडेंट्स की बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहती है मेंस को लेकर, अप्रोच में कहाँ कमी रहती है, कैसे इन चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक है हमारा, मैं पहले कहानी शुरू कर देता हूँ जब तक आप लोग अपनी हाजिरी लगाइए। चलिए, आज की जो क्लास हमने रखी है वो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास जो है बेसिकली रखी है कि मेंस आंसर राइटिंग में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमें इश्यूज आते हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में हमें बेसिकली आज मेंस आंसर राइटिंग में बात करनी है ना। अब मैं एक एक करके, कुछ चीज़ें आपने पहले भी सुनी है और कुछ चीज़ें आप पहली बार सुनोगे, तो उनको लेकर चर्चा दोनों को लेकर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन सब के मतलब क्या है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, उनको एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे दिया जाता है। दोनों चीज़ों को हम समझेंगे ताकि हमें यह समझ में आए कि किस क्वेश्चन को हमें क्या लिखना है, लिखने के कितने तरीके होते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कहाँ पर स्कोर कम हो जाता है, बच्चों के नंबर कट जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें महारत हासिल करनी है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस क्लास का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको आंसर राइटिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, या मेंस में आपको क्या करना है वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, एक पेन कॉपी लेके बैठिए जिसमें आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको लग रही है कि हाँ ये हमारे जहन में बैठी हुई है, उसको आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज बाकी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से उसको लिखनी होंगी ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आप इसमें गलती ना करें। क्यों, ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि कल मैं आपसे मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? आपको पता होगा हम ऑलरेडी एमपी ज्योग्राफी जो है उस यूनिट को मेंटरशिप बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीलिम्स के बेसिस पर मैं उसका टेस्ट भी आपसे ले चुका हूं। हमने 50 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पूछे हैं। आप लोगों ने उसके बढ़िया बढ़िया आंसर भी किए हैं। ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी हम लोग लेके चले थे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी अंदर से एक विल आया कि नहीं यार, और मेहनत करनी चाहिए। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ टाइम में हम अच्छे से कवर अप कर चुके होंगे प्रीलिम्स की 10 यूनिट को भी, और मेंस के आंसर राइटिंग का जो डर है वो पूरा बच्चों से खत्म हो चुका होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी तरफ से भी एफर्ट्स बढ़ाए हैं। मैं चाहता हूं आप भी अपनी तरफ से और एफर्ट्स बढ़ाएं ताकि हम इसमें बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर पाए, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। अब मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहले एक एक करके चीज़ें समझना, जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि मेंस आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है, जो बच्चे के मन में चलती है ना। अगर आपने ये चीज समझ ली पूरी, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम हमारी रहती है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, ये सभी की रहती होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी जो भी स्टूडेंट होगा, हम कभी स्टूडेंट थे तो हमने भी यही प्रॉब्लम फेस करी थी। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम रहती है उन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि भाई क्या क्या दिक्कत है, हम चीजों में देखते हैं। सबसे पहला पहला पॉइंट, लेस कंटेंट। ठीक है। आपको देखो, कभी भी आप पीएससी की या कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कभी भी ये फील नहीं आएगा कि आपके पास में पर्याप्त कंटेंट है। यस या नो? होता है या नहीं होता? हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार नहीं, कुछ ना कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ ना कुछ हमारा बच तो नहीं रहा, है ना। या पता नहीं टॉपर ने हमसे ज्यादा पढ़ा होगा, यही आता दिमाग में। जबकि टॉपर भी हम में से ही है, उसने भी यही चीज फेस करी है क्या? उसको भी अपने कंटेंट पर ये रहता है कि क्या ये पर्याप्त है, क्या ये सफिशिएंट है। जैसे एमपीजीके की बुक के बारे में बात करूं तो बहुत सारी एमपीजीके की बुक्स आती है, लेकिन किसमें कितना टॉपिक दिया हुआ है, कितना। अब कोई ऐसा जो मान लेगा कि हाँ ये पर्याप्त है, और कोई ऐसा है कि मानेगा नहीं कि ये पर्याप्त है। दोनों के साथ में ही दिक्कत है। मान लीजिए आपने कोई छोटी मोटी बुक पढ़ी एमपीजीके की, उसमें क्या किया, 100 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने की एमपीजीके की बुक है, उसमें सब ऊपर ऊपर से दे दिया, आप मेंस में उलझ जाओगे। आप प्री में ही उलझ जाओगे, मेंस की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। ठीक है। लेकिन
उसी की जगह पर आपने कोई चीज डिटेल में पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, अभी भी आपको लग रहा है कि मार्जिन है, तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए वो हमेशा खतरा रहता है। तो इस चीज में हमें क्या करना है, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है। आप कोई नए नहीं है या आप कोई अलग नहीं है कि आपको इस समस्या से ग्रसित है ना। हमेशा याद रखिए ये सभी को लगता है, तो आपको लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, रीजन बताता हूं, है ना। यहाँ पर एक और चीज देखना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस कुछ सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताते चलता हूँ, जिससे आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो किस हिसाब से आएगा, किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि या तो वो 2 मार्कर पूछा गया, या वो 7 मार्कर पूछा गया, या वो 10 मार्कर पूछा गया। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेट से आपने मुगल एम्पायर पढ़ा है तो पूरा मुगल एम्पायर पूछ लिया आपसे, आपसे अकबर पूछा उन्होंने कि भाई अकबर को ग्रेट कहा जाता है, अकबर को सेकुलर कहा जाता है, तो इसके बारे में आप पूरा अकबर का लिख देते हो क्या, कि अकबर ने ये युद्ध जीता था, अकबर ने ये युद्ध हारा था, अकबर ने यहाँ पर ये कर लगाया था, यहाँ पर ये कर नहीं लगाया था, अकबर ने इतनी शादी करी थी, अकबर का ये बच्चा इसकी इनसे पैदा हुआ था, अकबर जो है उसने आखिरी सांसें यहाँ ली थी। नहीं, आपसे जो पूछा है आप उसी से रिलेटेड आंसर करेंगे, यस या नो। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उन्होंने पूछा है कि अकबर सेकुलर था, है ना, या अकबर की रिलीजियस पॉलिसी बताइए, तो हम केवल धार्मिक नीतियों पर ही चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं, है ना। तो मतलब हमारे पास में कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, हमारे पास में कंटेंट उतना होना चाहिए जितना हमारी एग्जाम की डिमांड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप देखो, आपने पढ़ के चलेगा एंग्लो, मेरे से एक स्टूडेंट ने कहा सर आपने एंग्लो कार्नेटिक वॉर नहीं पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री में, एंग्लो कार्नेटिक वॉर पढ़। क्या एंग्लो कार्नेटिक वॉर से क्वेश्चन है, क्या आपके सिलेबस में एंग्लो कार्नेटिक वॉर है? आंसर है नहीं। भाई वो युद्ध ही दो अलग देशों के बीच में लड़ा जा रहा है, बस ये है कि वो भारत में लड़ा जा रहा है, तो वो हमारे रिलेवेंस का है ही नहीं, वो हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब हम उसे पढ़ ले क्यों, क्योंकि वो किसी किताब में दिया हुआ है। लेट से इंडियन हिस्ट्री की कोई एबीसी किताब है, उसमें दिया हुआ है, और वो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। अब आप खोल के बैठ रहे सर इसमें दिया हुआ, आपने नहीं पढ़ा है, क्या वो आपके सेंस का है? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास में कंटेंट है, क्या वो इतना पर्याप्त है कि हम उससे आंसर लिख पाए, क्या हम उससे आंसर लिख पाए, वो बहुत जरूरी है। आंसर कितना लिख पाए तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन की अपनी अपनी डिमांड होती है। जैसे मैं भी आपको सिलेबस देख के कुछ चीजें बताऊंगा, आप खुद उसमें से नोटिस करोगे। मैं आपको आज सिखाऊंगा वो चीज भी, कि कौन से क्वेश्चन आने के, कितने नंबर में क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं, ये आप सिलेबस देख के बता सकते हो, अगर आपके पास में सिलेबस है तो। ठीक है, तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक में कितना कंटेंट होना आवश्यक है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, अगर शाहजहां से क्वेश्चन आएगा तो शाहजहां की धार्मिक नीतियां नहीं पूछी जाएंगी। शाहजहां की कौन सी नीतियां पूछी जाएंगी? शाहजहां ने जो कंस्ट्रक्शन किया उससे रिलेटेड पूछी जाएंगी। अकबर की धार्मिक नीतियां ही पूछी जाएंगी। आप समझ रहे हो? अलाउद्दीन का मार्केट रिफॉर्म ही पूछा जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब तो लेस कंटेंट आपके पास में जितना है उतना पर्याप्त रहेगा, बशर्ते आपने सिलेबस में देखा हो कि हाँ चीजें कवर हुई या नहीं। इसको चेक करने का कि आपका कंटेंट पर्याप्त है या नहीं है, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक आप देखें सिलेबस, और एक आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसके बाद में भी कभी कभी लग जाता है कि भाई हमारा कंटेंट जो है वो कम है। वो कहाँ लगता है? वो इंडियन हिस्ट्री के मेंस के पेपर में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी टर्मिनोलॉजी, वो 2 मार्क, पहले 3 मार्कर चलते थे, तो 3 मार्कर में या 2 मार्कर में पूछते कि हवा भी नहीं लगने देते। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 3 4 5 ऐसे होंगे, या 7 8 ऐसे होंगे जिसमें वो आपको हवा भी नहीं लगने देंगे। पर ये चीज आप मानिए, जो चीज आपको नहीं आ रही है ना, वो बहुतों को नहीं आ रही है, 99% लोगों को नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो, और इवन टीचर्स को नहीं बनती वो चीजें, क्योंकि भाई उन्होंने एक सेट बना। आप देखो ना, जो आपका पेपर होगा उसके 50% भी आप नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर वो ऐसे क्वेश्चन दे दें कि जो सभी को बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे, तो वो जो 50% वाला क्लॉज है वो कैसा पूरा करेंगे? और आयोग ने बना रखा है। आप देखो हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जितने का पेपर लिया है उसके आधे में क्लोज हो जाती सारी चीजें, आपकी टॉप रैंक आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जो चीज बुक्स में ही नहीं दी है, जो रेफरेंस बुक हम जिनको मानते हैं, अगर उसमें ही नहीं दिया है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा है। क्लियर है क्या बात? समझ में आई क्या? तो पहली चीज ये वाला जो अपना डर है इसको अपने को खत्म करना है। सेकंड चीज, लेस कंटेंट के बाद में
दूसरा होता है सिलेबस नॉलेज। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को अपना सिलेबस ही नहीं पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो कितना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। जब तक हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे इंपॉर्टेंट क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा से कहता आ रहा हूं मैं, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, देखो कि भाई टीचर ने या बुक में हर वो टॉपिक है या नहीं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस के आगे ही जैसे लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का प्रभाव। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब ये टॉपिक लिखा हुआ है आपके इंडियन हिस्ट्री में, तो वहां से क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, है ना, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या क्रिटिकली एनालाइज, है ना, क्रिटिकली एनालाइज कोई सी पॉलिसी आ गई, है ना, कोई सी नीति आ गई, क्रिटिकली एनालाइज परमानेंट सेटलमेंट, है ना, आपको कह दिया जाएगा कि भाई इसका आप जो है विश्लेषण करिए, और कैसे करिए, क्रिटिसाइज करिए, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। तो जो टॉपिक लिखा हुआ ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरफ सिलेबस रखना और एक तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना मेंस के। आप देखोगे जो सिलेबस में लिखी हुई लाइन है ना, उसी के आगे डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एक्सप्लेन, इवेल्युएट, ऐसे शब्द लिख देते हैं बस। वो बस ऐसे कैसे डायरेक्ट शब्द लिख देंगे। तो अगर आपको सिलेबस की अच्छी पकड़ है, सिलेबस की आपको अच्छी समझ है, तो आप मान के चलिए 110% ये होगा कि आप क्वेश्चन बना लो। और हमें करना क्या है, वो जो सिलेबस का हमने नॉलेज लिया, हमने सिलेबस समझ लिया, जितने वो टॉपिक है हम उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, हम वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपको बना के दूंगा वो क्वेश्चन। हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में यही करेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं मेरा एक्सपीरियंस झोंक के कि भाई कहां पर 2 मार्कर पूछा जा सकता है, कहां पर 7 मार्कर, कहां पर 10 मार्कर पूछा जा सकता है, उससे बना बना के क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को आंसर लिखना होगा, विद इन टाइम फ्रेम लिखना होगा, और फिर मैं उसे चेक करूंगा। बात समझ में आ रही? तो पहली चीज, लेस कंटेंट वाला जो शिगुफा है इसको हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा उससे। अगर उसके बाद कुछ आ रहा है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो सभी के लिए दिक्कत वाला है। दूसरा, सिलेबस नॉलेज अभी तक आप लोगों को नहीं है, आपको लगता है सिलेबस के अंदर क्या है ये पता होना चाहिए। नहीं, आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि सिलेबस है क्या, क्योंकि यही से डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन बनता है। ये दोनों चीजों को आपको विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर है बात सभी को? फिर तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। हर स्टूडेंट को ये लगता है कि यार मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूं। सबको यही लगता है कि हम समय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। ये हर व्यक्ति को लगता है, ये मोदी जी से लेकर राहुल गांधी को लगता होगा, ये अखिलेश यादव से लेकर सचिन तेंदुलकर को लगता होगा, युवराज सिंह से लेकर, है ना, किसी भी एक्स वाई जी, अमिताभ बच्चन को भी लगता होगा। सभी को यही लगता है कि टाइम का और ऑप्टिमम मैनेजमेंट किया जा सकता है और अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी के साथ ये होता है। आप जो टाइम टेबल बनाएंगे, आप जो प्लानिंग करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इफ एंड बट होगा, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, जैसे आपने डेली का टास्क बनाया हुआ है कि डेली आपको इतने घंटे पढ़ना है, लेट से आपने बनाया कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से भी नहीं, एक दिन की मैं आपको छुट्टी भी देता हूं कि भाई आप अपने आप को थोड़ा फ्री रखिए, तो 6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बना, 36 घंटे बना। 36 घंटे कैसा, पूरा एक हफ्ते में 36 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। आप किसी दिन 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो हम कवर कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल हाँ, कवर कर सकते हैं। ये आप कोशिश करिए कि हम कवर कर ले इसको, कवर कर ले 7 दिन में, तो ऑटोमेटिकली आपको फील आएगा कि हाँ भाई टाइम मैनेज हो रहा है। बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? ये सभी के साथ, देखो ये चीजें सभी के साथ में है, ये चीजें सब कुछ सेट हो गई ना, तो दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आप बहुत अच्छे से चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर हुई ये वाली बात? सबको समझ में आई टाइम मैनेजमेंट वाला इशू? फिर चौथी चीज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैड हैंडराइटिंग। आपकी लिखावट, भाई देखो आपकी लिखावट जो है ये सब कुछ बयान कर देती है। अभी ये मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना, लेकिन अगर ये आपको दिख ही नहीं रहा है तो मैं बोलूंगा अभी ना, तो भी आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, या उतना पसंद नहीं आएगा, या आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। तो टीचर के टाइम पे तो आप बोल भी नहीं रहे हो, आपने तो आपके आंसर लिख दिए हैं, वो चेक कर रहा है ना। अब अगर यहां पर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो ही जो है वो आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब बात इसकी आती है कि सर हमारी हैंडराइटिंग अब हम कैसे सुधारें, अब तो हम इस उम्र में आ गए हैं कि अब हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, क्या कैलीग्राफी करना चालू करें? नहीं, आंसर है इसका नहीं।
आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग जो आपकी है उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाया जा सकता है। वो कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम चीजों को लिखेंगे। अब इसमें मतलब क्या है मेरा, आपको क्या करना है, सभी को लगता है कि यार हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस देके लिखना है। स्पेस, या ऐसे लिख लो, गिव स्पेस इन वर्ड्स। शब्दों के बीच में आप जब स्पेस देंगे तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, दूसरा आप किसका यूज करेंगे, आप सब हेडिंग का इस्तेमाल जो है वो करिए। सब हेडिंग का इस्तेमाल जो है वो करिए। आप अंडरलाइन जो है इसको करिए। ये दो तीन चीजें जब आप करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई आपके नोट्स जो है वो, या आपने जो भी आंसर राइट किया है वो क्लियरली अच्छे से जो है वो किसको दिखेगा, वो एग्जामिनर को दिखेगा। रीजन क्या है, देखो एग्जामिनर कोई अपना रिश्तेदार काका फूफा नहीं लग रहा है, जो उसको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो फिर भी आपकी कॉपी को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। उसका काम है आपकी कॉपी चेक करना। उसका काम ये नहीं है कि आपको ज्यादा नंबर देना या आपको कम नंबर देना। उसे समझ नहीं आएगा वो काट देगा, उसे समझ नहीं आएगा वो पढ़ेगा ही नहीं, वो नंबर ही नहीं देगा। तो ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए कि हमें इस पर फोकस करना है, और इस पर फोकस करने का एक ही तरीका है कि आप कैलीग्राफी नहीं कर सकते, आप घंटों महीनों इस चीज पर काम नहीं कर सकते कि ए लिखना सीखो, बी लिखना सीखो, सी लिखना सीखो, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि कॉन्शियसली चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए ताकि वो अच्छे से दिखे। और अच्छे से दिखने का मतलब क्या है, थोड़ा स्पेस दे के चीजों को आप लिखेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। क्लियर हुई बात। तो हैंडराइटिंग को कैसे सुधारना है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए शब्दों में, सब हेडिंग का यूज करिए, अंडरलाइन का यूज करिए। इस तरीके से चीजों को आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है कि सर हमें प्रेजेंटेशन नहीं आता। देखो आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी चीज है, आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज कितना है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आयोग को ऐसा होता कि तुम्हें नॉलेज कितना ज्यादा है ना, अगर आयोग को इतना होता कि तुम्हें नॉलेज कितना ज्यादा है, तो वो इतने सारे क्वेश्चन नहीं देता तुमको, है ना। वो तो सीधे कह देता कि भाई इंडियन हिस्ट्री लिखो इसके बारे में। अब वो देख लेता तुमको कितना आता है, वो कह देता एमपीजी के लिखो, एमपी हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर बताओ। एम देता 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक ही क्वेश्चन लिख लो तुम तो छापो, कैसे छापते हो हम देखते हैं। लेकिन उनको नहीं, उनको चाहिए ऐसा कि आप सही तरीके से, आपको स्पेस दी गई है, पहले तो वो भी नहीं आती थी, अब आपको स्पेस दी गई, प्रश्न के बाद में 3 लाइन दी गई है 2 मार्कर के लिए, है ना, 7 लाइन दी गई है 7 मार्कर के लिए। इस टाइप से उन्होंने स्पेस दे रखी है। वो क्यों दे रखी है, कि आप स्पेस का सही यूटिलाइजेशन करें, उसमें ऐसा लिखें कम शब्दों में ज्यादा डिटेलिंग आ जाए और सब सामने वाले को समझ में आ जाए। क्यों, क्योंकि आगे भी आपको यही करना रहेगा, आपको चीजें मैनेज करते अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको स्पेस दिया गया, उसमें कम शब्दों में आप ज्यादा अच्छा लिख दे, इसीलिए आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो अब प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे बनाना सीखेंगे, सर हमें तो आता नहीं है। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स का। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स का, हम यूज करते हैं पाई चार्ट्स का, हम यूज करते हैं ग्राफ्स का। ये चीजों को हमें इंटीग्रेट करना होगा हमारी आंसर राइटिंग में। अब सर फ्लो चार्ट कैसे होता है, पाई चार्ट कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है, सबको बताऊंगा एक एक करके कि फ्लो चार्ट कैसे क्वेश्चन में बनाए जाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना होगा। ये आपका देखो सीधी सी बात है, आपका प्रेजेंटेशन सुंदर हुआ और हैंड राइटिंग थोड़ी दूर दूर हुई, सामने वाले को समझ में आएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा, आपके कंटेंट को, आपके नॉलेज को वो पढ़ेगा। और यही चीज पर हमें फोकस करना है। क्लियर हुई क्या बात, समझ में आई क्या। ठीक है, अगली चीज है इनकम्प्लीट पेपर। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, और ये कब आएगा, इसका एक ही तरीका है, जब आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये कब होगा, प्रैक्टिस। क्योंकि हम क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते, है ना। आता हुआ क्वेश्चन गलत करना मतलब उसे समाज ने पाप घोषित कर रखा है। तो ये तो आप कर ही नहीं सकते कि आप कोई क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए आता हुआ भी। क्यों, क्योंकि अब होता क्या है, क्वेश्चन कैसे छूटता है कि 2 मार्कर आया, हम सोच रहे हैं इसमें क्या लिखे, इसकी फ्रेमिंग कैसे करें। 7 मार्कर आया, पहले हम सोच रहे हैं 10 मिनट की क्या करें। नहीं, जैसे 7 मार्कर आया हुआ है तो आपके पास तकरीबन 3 से लेकर 4 मिनट रहते हैं उस आंसर को लिखने के लिए। उसमें फ्रेमिंग आपको पहले ही करनी होगी, है ना, आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसके बाद वहां पर आपको लिखना है। फिर सही पॉइंट, पहले अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, इस टाइप से। तो ये फ्रेमिंग कब होगी, ये फ्रेमिंग होगी प्रैक्टिस से। हम क्या करेंगे प्रैक्टिस में कि हम 2 मार्कर जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे, 7 मार्कर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 मार्कर 7 मार्कर की प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली 10 मार्कर बन जाता है। कैसे बन जाता है, 2 मार्कर जो है वही आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है 10 मार्कर का। 2 मार्कर जो है वहीं से उतनी ही स्पेस में, उतनी ही लाइन में आप कंक्लूजन खत्म कर देते हो, और जितना 7 मार्कर में है यही हमारी मेन बॉडी बनती है। तो 2 और 7 समझ गए तो 10 मार्कर समझने में, बनाने में आसानी हो जाती है, बशर्ते आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आता हो। वो कैसे होगा, वो भी इसी मेंटरशिप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से
किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरीके से कंक्लूजन लिखना है, कितने तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं, कितने तरह के कंक्लूजन होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। क्लियर है क्या बात, समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है सभी को। फिर अगली सबसे बड़ी दिक्कत जिससे नंबर कटते हैं, करंट अफेयर। ठीक है, अगली सबसे बड़ी, देखो मैंने आपको मेंटरशिप बैच में इसमें ही प्रीवियस क्लास में बनाया है कि एक रजिस्टर हमारा करंट अफेयर का अलग से चलेगा, है ना, एक रजिस्टर हमारा फैक्ट का अलग से चलेगा। रीजन क्या है उसका, रीजन है कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो ये करंट अफेयर का रजिस्टर चीजों को कनेक्ट करेगा, है ना, फैक्ट रजिस्टर चीजों को कनेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना रहता है, जो हमारे आंसर है उसको बेहतरीन क्या करता है, जो हमारे आंसर है उसको बेहतरीन तीन चीजें करती है। क्या क्या करती है, तो देखो सबसे पहली चीज आपके आंसर को मदद करेगा आपका फैक्ट, है ना, या जिसी को मैं कह सकता हूं किसी तरह का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा डेटा, जैसे भाई मान लो इकोनॉमिक्स आया, है ना, तो इकोनॉमिक्स में डेटा का आप यूज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं जीडीपी कितनी, आप बता रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में ये स्कीम में इतना पैसा अलॉट हुआ है, बजट में इस स्कीम में इतना पैसा अलॉट हुआ है ना, एनपीए के तहत इतने करोड़ों का घाटा हुआ है, वो जो भी कुछ आप डेटा दे रहे हैं, आपने ऊपर ऊपर की बात कर दी, उससे मतलब ही खत्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पूछा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में, अब आपने लिख तो दिया नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन आपने एक का भी वर्ष नहीं बताया। तो डेटा बताना तो जरूरी है ना, कि कब आया था, कब खत्म हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन 1920 में आया था, 1922 में खत्म हुआ, चोरी चोरा कांड में, आपने बता दिया असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, इसके बाद में शुरू हुआ था और इस चोरी चोरा कांड पे खत्म हो गया। नहीं, आपको डेट देने पड़ेंगे, फिगर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और डेट का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्ट तारीख, वर्ष तो बता सकते हो, वर्ष हमें याद रखना है। फिर एग्जाम्पल आप किसी चीजों का कोट कर सकते हो, जैसे आप पॉलिटी कर रहे हो तो भाई कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है वो आपने बता दिया, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर कोई आर्टिकल जो है वो आपने वहां मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आपको फैक्ट और एग्जाम्पल जो है वो देने रहते हैं। तो हमें क्या, ये कहां से मिलेगा, ये हमें मिलेगा जब हम करंट अफेयर से करेक्ट करेंगे, है ना, करंट अफेयर को वहां अलग से रजिस्टर बना हुआ है, हम बार बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेंस में लिखते समय हम करंट अफेयर का यूज कर लेंगे। ऑटोमेटिकली ये फैक्ट वाला रजिस्टर जो हमारा बना हुआ है ये हमें कई चीजें बता देगा, जैसे आर्टिकल्स के बारे में बता देगा, जैसे युद्धों के बारे में बता देगा, जैसे एग्जाम्पल्स के बारे में बता देगा। ऐसी कई चीजें जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है बात, समझ में आई सभी को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर 8th नंबर पर देखें तो 8th नंबर पर बच्चों की प्रॉब्लम होती है स्पीड। 8वें नंबर की बच्चों की प्रॉब्लम है स्पीड। देखो स्पीड कभी भी फर्स्ट डे से नहीं आती, पहले दिन से नहीं आएगी स्पीड। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी स्पीड जो है वो बनेगी। तो इट विल टेक सम टाइम। अब आप सोचो मैं आज ही पेपर लेके बैठ जाती हूँ, आज ही पेपर लेके बैठ जाता हूँ, पूरे क्वेश्चन लगा दूंगा, नहीं होगा। पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी किसकी, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर की, कुछ क्वेश्चन लिखना सीखो। अब आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें होता क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें आप गलत लिखते हो। देखो आंसर राइटिंग की एक साइकिल है, एक चक्र होता है, इसको समझ लो। ठीक है, ये आपने साइकिल समझ ली, साइकिल ऑफ आंसर राइटिंग, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये अगर चीजें बच्चे समझ लेना तो जो ये डीमोटिवेट होते हैं वो डीमोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चीजें समझ में आएंगी। अब आपके साथ में होता क्या है, आपको कोई भी व्यक्ति, टीचर, फैकल्टी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, है ना, कोई भी क्या करेंगे, आपको, आपने आंसर राइटिंग कभी करी नहीं है और आपके सामने टीचर टॉपर की आंसर राइटिंग की कॉपी रख दी। अब आप सोच रहे हो हमने जो लिखा हो तो बहुत ही घटिया लिखा है, या हम चाह भी रहे पर हम टॉपर जैसा लिख नहीं पा रहे। अरे भैया उसने हजारों पेपर लिखे हुए हैं तब जाकर वो इस लेवल पर पहुंचा है। आप कैसे पहुंच जाओगे एक दिन में, आप कैसे पहुंच जाओगे 2 दिन में, आप कैसे पहुंच जाओगे 4 दिन में, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता। अब ये जो साइकिल है ये आंसर राइटिंग की ये कैसे चलती है, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट टाइम आंसर जो आप लिख रहे हैं या इनिशियल आंसर जो आप लिख रहे हैं, जब आप प्रारंभिक में आंसर लिखना चालू करेंगे तो आप चाहोगे कि भाई टीचर इसमें बहुत खुश हो जाए आपके आंसर से, सजदा पेबोस कर ले, है ना, आपके हाथों को पैरों को चूम ले कि वाह साहब क्या आंसर लिखा आपने। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और टीचर ने डांट दिया, टीचर ने गलती निकाल दी तो हमें बुरा लग जाता है। नहीं, ये नहीं, ये लॉजिक ही गलत है। क्या होगा, जब आप इनिशियल आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें गलत क्या लिखा था, व्हाट वाज बैड इन इट। ठीक है, जब आप सेकंड फेज में आएंगे आंसर राइटिंग के, सेकंड फेज आंसर राइटिंग में आएंगे
तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई ये वाले इसमें मैं गलती क्या कर रहा था या मैं गलती क्या कर रही थी, ये चीज आप समझोगे। ये चीज कैसे समझोगे? यार प्रेजेंटेशन कमजोर था मेरा, मैं चीजों को उस तरीके से नहीं लिख पा रहा था जैसे लिखना था, जो उसमें पूछा है वो तो मैंने देखा ही नहीं। उसमें पूछा है डिस्कस करने का, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। उनने कहा अपने विचार लिखो, हमने यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन लिख दी है, तुम यूनाइटेड नेशन हो जो तुमने डेफिनेशन लिख दी उसकी। उन्होंने कहा ना कि आप अपने विचार लिखिए, तो आप अपने विचार लिखते, आपको यूनाइटेड नेशन जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बात समझे? तो ये कब होगा? जब आप थोड़े बहुत आंसर लिखोगे, आप 100-200 आंसर लिखोगे, करोगे, तैयारी करोगे, तब आप आओगे इस चीज में सेकंड फेज में कि यार क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तब आपको कॉन्शियसली समझ में आएगा कि यार हाँ हमने यहाँ गलती कहाँ करी। बात समझ में आई क्या? अब इसके बाद में जब आप यहां से बढ़ोगे तो आप थर्ड फेज में आओगे। थर्ड फेज में आप गुड आंसर लिखना सीख जाओगे, अच्छे आंसर लिखोगे। लेकिन ये अच्छे आंसर कैसे होंगे? ये अच्छे आंसर होंगे रटे हुए। ये अच्छे आंसर जो है वो कौन से आंसर हुए? रटे हुए होंगे। अब रटे हुए का मतलब क्या हुआ? रटे हुए का मतलब हुआ कि तुमने जो 2 मार्कर बनाए हुए हैं, जो तुम्हारे बन गए ना नोट्स, आंसर राइटिंग करके कर करके तुम सीखे हो, तो अब क्या करोगे? तुमने वो आंसर, वो क्वेश्चन कभी पूछ लिया था, तुम बेहतरीन लिख दोगे, है ना। लेकिन कुछ नया आया तो तुम दिक्कत आएगी। तो ये होता है थर्ड फेज, जब तुम क्या करते हो? अच्छा आंसर लिख रहे हो, लेकिन बस तुम्हारा माइंड उतना ही काम कर रहा है अभी कि इस टाइप का आएगा तो ऐसा लिख देंगे। नॉन कॉपरेशन आया तो तुम सिविल डिसोबीडियंस अच्छा लिख सकते हो, क्विट इंडिया अच्छा लिख सकते हो। लेकिन कंपैरिजन करने को आ गया, कंपैरेटिव एनालिसिस आ गया, फिर गई भैंस पानी में, है ना। तो ये होता है थर्ड फेज में। और इसके बाद में आता है कि आप बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं, आप बेस्ट आंसर लिखने लग जाते हैं। बेस्ट आंसर्स जो है वो आपके कैसे आ गए? ये कैसे हो गया? ये फेज में आप कैसे आ गए कि आपको समझ में आता है कि यार जो नए क्वेश्चन थे वो तो बने नहीं, पुराने क्वेश्चन जो थे या उससे मिलते जुलते थे वो बन गए। अब आप दिमाग लगाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप बना लेते हो। फिर ये पूरा चक्र पूरा करने के बाद में, है ना, ये पूरा चक्र पूरा करने के बाद में एक चीज और समझ में आती है कि अगर प्रश्न ऐसा पूछा है जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो भी मैं स्मार्टली चीजों को कंडक्ट कर सकता हूं। कैसे कंडक्ट कर सकता हूं? लेट से 10 मार्क का क्वेश्चन आया, तो इंट्रोडक्शन तो आप क्वेश्चन देख के ही इंट्रोडक्शन बना सकते हो, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन के बेस पर कंक्लूजन बना सकते हो। ये समझ में आ जाता है प्रश्न पढ़ के कि सामने वाला क्या मांग कर रहा है, ठीक है। और थर्ड चीज मेन बॉडी की रहती है, तो उसमें आपने क्या किया? आपने जैसे भाई पिलर्स का क्वेश्चन आ गया तो आपने पिलर बना दिए, ठीक है, कि भाई भारत के ये 3 आधार स्तंभ है, और फिर आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया, यहाँ पे ये डायग्राम बन गया। फिर डायग्राम बनने के बाद में आपने 3 पॉइंट इधर जोड़े और इनमें लिख दिया, आपने जगह भर दी। जो क्वेश्चन आया हुआ था 10 नंबर का, 3-4 तो मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं आता था तो भी 3-4 तो निकाल ही लोगे। ये कब होगा? जब यहाँ होगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे नंबर बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ये पूरी प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, ये पूरी प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आपने आज से आंसर लिखना चालू करे और 15वें दिन आप यहाँ पहुंच जाओगे। आपको बहुत सारी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग नहीं करते हो, एनालाइज। अपनी गलतियों से जब तक सीखना चालू नहीं करोगे, ये प्रोसेस में पूरा होगा नहीं। मैं कई स्टूडेंट को जानता हूं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से मेंस लिख रहे हैं, लेकिन दिक्कत उनके साथ में ये है कि वो एनालाइज नहीं कर रहे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आप सही कर रहे हो तो आपको निकल जाना चाहिए ना आगे, बट बार बार वहीं रुक रहे हो, वहीं रुक रहे हो, वहीं रुक रहे हो, क्योंकि हम एनालाइज नहीं करते। तो ये चीज आप बना लीजिए दिमाग में कि आप कुछ भी हो जाए चीजों को एनालाइज जरूर करेंगे। ये प्रॉब्लम देखो आज ये मैं कहां से लाया? ये चीज है लेस कंटेंट। मैंने एनालाइज किया ना कि बच्चे के साथ में दिक्कत होती है, सिलेबस का उसको नॉलेज नहीं है, उसने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, बस पढ़ने बैठ जाता है, बुक खोल लेगा, टीचर कोचिंग जो भी कुछ मान लो आप, है ना। टाइम मैनेजमेंट उसको हमेशा लगता है उसने टाइम मैनेज नहीं किया है ना, उसको लगता है उसकी राइटिंग सही नहीं है, उसके प्रेजेंटेशन स्किल सही नहीं है, वो पेपर इनकम्प्लीट छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसे यही समझ नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे 2 मार्कर 7 मार्कर 10 मार्कर लिखना है, मुझे जितना स्पेस है उतने में ही लिखना है। बहुत ज्यादा जानकारी देना वो भी गलत हो जाता है, जैसे होता है ना, ज्यादा खा लो तो अजीर्ण हो जाता है, उल्टियां हो जाती हैं। तो आपको जितनी जगह दी है, जितने शब्द सीमा दी है, उसी में कंप्लीट करना है। तो मेन डेटा लिखना है जो सबसे ज्यादा टू द पॉइंट है, बस उसी की हमें चर्चा करनी है। फिर करंट अफेयर और इसको मैनेज करना। करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है कि वहां की एक यूनिट नंबर 8 दे दिए तो बस पढ़ लिया खत्म हो गया काम। ये मेंस में बहुत मदद करता है। और स्पीड, ये स्पीड प्रैक्टिस से ही आएगी। अब आप देखो, अगर आप इस वाले पॉइंट पे आ जाओ तो अगर आप वो सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आप यही यही साइकिल में, यही चक्र में चलोगे। यस या नो? यही चक्र में चलोगे। अब इसके हमें सॉल्यूशन क्या क्या निकालने हैं, तो देखो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। कुछ चीजों को हम सॉल्यूशन के बेसिस पर लिख लेते हैं कि ये हमें चीजों पर ध्यान देना है।
आंसर राइटिंग के पहले ये चीजें हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और ये चीजें क्या कहती हैं, ये चीजें बेसिक जो है वो आपको पकड़ने पड़ेंगे। जैसे आपको रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। अब रजिस्टर कोई भी कृपया करके वो वाला रजिस्टर जो आपने स्कूल कॉलेज में बनाया है वैसे रजिस्टर ना बनाए। आप लोग स्मार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डायनामिक सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत सारा नया नॉलेज भी आपको मिलता है, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। वो रजिस्टर में गुचुड़ पुचुड़ करने से अच्छा है A4 साइज का एक बंडल ले लीजिए, 200 रुपए 150 रुपए ऐसे का आता है, बहुत सारे पन्ने, 500 प्लस पन्ने रहते हैं उसमें। वो पन्ने को लीजिए और उनको जैसे हम फाइल नहीं बनाते थे कॉलेज की वैसे बना लीजिए, या उनकी बाइंडिंग करा लेना, कुछ भी इस टाइप से कर लेना, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो हम एक पेपर फंसा के वहां पर लगा सकते हैं। इस टाइप से आप करिए। तो 3 तरह के रजिस्टर बनाने, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है ना, मेंटरशिप क्लास में ही। एक आपको डेटा रजिस्टर बनाना है, ठीक है, जिसमें जितने भी तरह के डेटा नंबर्स वाले आ रहे हैं वो आपको करना है। एक आपको करंट अफेयर का रजिस्टर बनाना है, ठीक है, और एक आपको क्या करना है, एक आपको फैक्ट रजिस्टर बनाना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको किस में मदद करेंगी, ये तीनों चीजें आपको प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों में मदद करेंगी। अब इनमें तीनों में ही एक ही चीज कॉमन रहेगी, वो कॉमन रहेगी टू द पॉइंट, है ना। बहुत छोटे छोटे चीजों में हमें करना है, इसमें पैराग्राफ कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड चीज, एक हमें मेंस आंसर राइटिंग रजिस्टर बनाना है, मेंस आंसर राइटिंग रजिस्टर। और ये कैसे बनाओगे, ये विथ डेट बनाओगे, कि भाई जैसे मान लीजिए आज 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल में आप कितना बुरा आंसर लिखते थे, है ना। जब आप 7 जून पर जाए तो आपको अंतर लगे कि यार हाँ मैं लेवल 1 से लेवल 2 पे आया हूँ या नहीं, लेवल 2 से लेवल 4 पे आया हूँ या नहीं। ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, जब आप ये राइटिंग आंसर राइटिंग का रजिस्टर बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 मार्कर लिखेंगे, इसमें हम 7 मार्कर लिखेंगे, इसमें हम 10 मार्कर लिखेंगे। ये चीजें लिखेंगे, कैसे लिखना है क्या करना है वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताते रहूंगा, है ना। अब आता है कि सर इसके क्वेश्चन जो है वो कहां से मिलेंगे। इसके क्वेश्चन मिलने के 3 सोर्स। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेंस, डायरेक्टली आप देखोगे कि वहां से क्वेश्चन कितने ही रिपीट होते हैं। सेकंड, सिलेबस, सिलेबस हमें बताता है कि भाई क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीसरा है आपका शिक्षक, टीचर, जो आपको क्वेश्चन देगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है आप बना लो, इससे इतने नंबर का बनेगा, इतने नंबर का बनेगा, इतने नंबर का बनेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सिलेबस से क्वेश्चन निकालेंगे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही हमारे पास में, ठीक है। तो समझ में आया मेंस आंसर राइटिंग रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर बनेगा, इसको ऐसे मत बना देना कि एक ही रजिस्टर में हिस्ट्री भी चल रही, ज्योग्राफी भी चल रहा, पॉलिटी भी। आप रजिस्टर तो बना नहीं रहे, आप तो A4 साइज के पेपर में बना रहे हो, है ना। तो उसमें बीच में एक कलरफुल पेपर या उसको थोड़ा रंगीन कर देना, ताकि समझ में आ जाए कि ये हिस्ट्री सेक्शन है, ये ज्योग्राफी सेक्शन है, ये पॉलिटी सेक्शन है, या एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन है। इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट में इसको तोड़ देना। क्लियर है बात, समझ में आया क्या। फिर थर्ड, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूज ऑफ प्रॉपर पेन। यूज ऑफ प्रॉपर पेन। आप जो मेंस में एग्जाम देते समय जो पेन का यूज करेंगे, आज ही से उसका चुनाव कर लीजिए, आज ही से उसका चुनाव करिए कि कौन से पेन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रॉपर पेन ना होने की वजह से उनकी राइटिंग गड़बड़ा जाती है, या उनकी स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो आज ही अपने पेन का चुनाव कर ले। पेन ऐसा रखिए जो बहुत ज्यादा पतला ना हो, बहुत बहुत ज्यादा पतला ना हो। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, वो पीछे के साइड पर आपके ऐसी निशान बना देगा, और उससे वो कॉपी चेक करने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो घिचपिच सा लगेगा, गद्दा सा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप कम प्रेशर लगा के लिखे। कोई लोगों की आदत होती है इधर लिखते हैं और पीछे जो है ब्रेल लिपि में उसको आप पढ़ सकते हो कि हाँ भैया इसने क्या लिखा हुआ है, इतना गड़ा के लिखते हैं। नहीं भैया, 3 घंटे लिखना रहेगा, हाथ को थोड़ा ढीला रखिए, है ना, हाथ को थोड़ा ढीला रखिए, कम प्रेशर लगाइए, क्योंकि आपके हाथ मतलब एनर्जी भी बचेगी, आपको हाथ दुखेगा भी नहीं, और दूसरा कॉपी चेक करने वाले को आसानी होगी, ठीक है। तो ये चीज अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में लाइए। आप प्रॉपर पेन का चुनाव करिए, सबके लिए अलग अलग रहता है, किसी को ग्रिपर अच्छा लगेगा, किसी को रेनॉल्ड्स अच्छा लगेगा, किसी को जेटर अच्छा लगेगा, तो वो आपकी चॉइस है, आपको जो जैसा सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। क्लियर हुई बात। फिर सॉल्यूशन, स्टार्ट आंसर राइटिंग टुडे। इसका कोई मुहूर्त नहीं होता, है ना, इसका कोई मुहूर्त नहीं है कि अभी तो हम प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, या अभी तो एग्जाम बहुत टाइम है, इस बार थोड़ी मेंस देना। नहीं भैया, स्टार्ट आंसर राइटिंग टुडे। आपको कौन सा मैं कह रहा हूँ, 3 घंटे पेपर लगा दो, आप 2 मार्कर 4 लिख के देख लो, आप 3 7 मार्कर लिख के देख लो, एक 10 मार्कर लिख के देखो, देखो तो सही लिख के कैसा लिख रहे हो, खुद को शर्म आ जाएगी,
ठीक है, और अच्छा लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, बढ़िया है, फिर हम स्पीड पर काम करेंगे, हम प्रेजेंटेशन पर काम करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? फिर फिफ्थ, जब भी आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो दो तीन चीजों का इस्तेमाल करिएंगे, ये चीजों को हमेशा याद रखिए। यूज ऑफ अप्रॉक्स, है ना, हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट, लगभग। कोई चीज में आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 234 करोड़ था या 233 करोड़ था, आप लिख सकते हैं अराउंड 230 करोड़, अराउंड 225 करोड़, चलेगा, इट विल वर्क। ये शब्द बना ही इसलिए है अप्रोक्सीमेट की, जब आपको पता ना हो तो आप ऐसा इसका उपयोग जो है वो कर पाए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़ाई हुई है आप, या किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हो, आप लिख दो इन 1920 क्या हुआ था, अब वो समझ में आ गया कि 1920 से 30 तक की आप बात कर रहे हैं, इतना लॉजिकल है, वो एक दशक का समझ लेगा। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ईयर हर बैटल का पता हो। क्लियर है क्या बात? ये समझ में आया क्या? तो आप अप्रोक्सीमेट शब्द का उपयोग जो है वो करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेन पॉइंट भूल जाते हैं, और मेन पॉइंट लिखने में हम सबसे नीचे लिख देते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, जो लास्ट वाला है उसमें क्या कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। भाई आपने जैसे एग्जांपल के लिए समझो, जिनको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आपने 7 मार्कर लिखा, आपने 7 मार्कर लिखा है, इसमें आपने यहाँ पर इंट्रो दे दिया, ठीक है, ये 2 लाइन का इंट्रो आ गया। अब इंट्रो के बाद में आप मेन बॉडी में लिख रहे हो, ठीक है, अब इसमें लिखना तो पॉइंट वाइज है, आपने लिखा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, 5 पॉइंट इसमें लिखे आपने। अब आपको समझ में आया कि यार जो मेन पॉइंट था वो तो मैं भूल गया, मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में गलत लिख दिया, कहीं पर भी फिट कर देता चल जाता, पर अब क्या करूं, तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि कंक्लूड कर रहा है, ये इसको खत्म कर रहा है कि भाई सबसे जरूरी ये वाली बात है इसमें कि ये स्कीम इसके लिए लाभदायक है, ये कि भाई इससे ये फायदा हुआ था या इससे ये नुकसान हुआ था, कुछ भी जो भी आपको लिखना तो आप उसको नीचे करके भी लिख सकते हैं। लेकिन वहां पर जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो वो समझ में आता है टीचर को कि यार हाँ, ये मतलब इसने इसको बचा के रखा था, भले ही आप भूल गए लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि आपने इसको छुपा के रखा, बचा के रखा, ताकि एग्जामिनर को एकदम से दिखे। आप चाहो तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर, तो वो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर हुई बात? समझ में आई क्या सभी को? ये वाली बात सभी को क्लियर हुई कैसे करना है? फिर 6th पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आया तो सीधे सबसे पहले उसे एनालाइज करिए, समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या है। ये गलती आपने प्री में भी करी है, ये गलती आपने मेंस में भी करी है। आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है, वहां पर उसने क्या पूछा है, वो अगर आपने जान लिया तो आप आंसर को लिख सही तरीके से पाओगे। बात समझे क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उन्होंने पूछा कि भाई स्वच्छता सर्वे के बारे में पूछा कि भाई स्वच्छता सर्वे में मध्य प्रदेश जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपने स्वच्छता सर्वे पर इतना सब कुछ लिख दिया, उसमें मध्य प्रदेश आ ही नहीं पा रहा है। आपसे स्वच्छता सर्वे पे चल रहे हो कि नेशनल गवर्नमेंट लाई थी, मोदी जी लाए थे, इस वर्ष लाए थे, और ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, आपने पूरी पंचांग बना दिया वहां पे, लेकिन एमपी के बारे में जिक्र ही नहीं है। भैया वो स्वच्छता सर्वे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नहीं पूछ रहा, वो आपसे एमपी का पूछ रहा है कि एमपी में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो आपको उस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा प्रश्न को कि पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे क्वेश्चन में अलग अलग चीजें आती है कि लेट से उन्होंने कहा डिस्क्राइब करो, ठीक है, उन्होंने कहा इवेल्युएट करो, ठीक है, उन्होंने कहा डिस्कस करो। तो ये जो शब्द है ये सब एक ही शब्द थोड़ी है, ये सबके अलग अलग मतलब है, ये अलग अलग मतलब है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इससे हमें समझ में आएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और हमें लिखना क्या है। आई बात समझ में? ये अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको रियलाइज किया जाता है, क्या चीजें करी जाती है। क्लियर है? एक ये स्टार्ट आंसर राइटिंग टुडे वाला लिखा है, अभी स्पीड पर फोकस ना करें कि हम कितना जल्दी लिख रहे हैं, नहीं, अभी इस पर मत करो, पहले अच्छा आंसर तो लिखो, फिर स्पीड बनाना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है। तो अभी इस चीज पर नहीं करें। लेकिन हाँ, आपको एक 7 मार्कर लिखने का, आप 10 मिनट में लिख रहे हो तो वो गलत है। आप एक टाइम लेके चलिए कि भाई जैसे एक 7 मार्कर को 3 से 4 मिनट में आपको लिखना रहता है, आप लेके चलिए डबल कर लेता हूँ, 8 मिनट में लिखूंगा, और फिर 8 मिनट को 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट ऐसे करके नीचे लेके आऊंगा।
ऐसे कोशिश करूंगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आंसर राइटिंग जो भी आप कर रहे हैं उसमें अभी स्पीड नहीं, अभी हमें राइटिंग, प्रेजेंटेशन, पहले क्या बाद में क्या, इन चीजों पर फोकस करना है। क्लियर है बात? सबको समझ में आई क्या ये चीज? ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, तो पहले छोटी यूनिट उठाइए, स्मॉल यूनिट। हमेशा जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो पहले छोटी यूनिट उठाइए। छोटी यूनिट का मतलब क्या होता है? जो आप जिसका रिवीजन अच्छे से कर पाए। होता क्या है, हम बहुत बड़ी यूनिट उठा लेते हैं, और जब हम बहुत बड़ी यूनिट उठाते हैं तो हम उसका रिवीजन करने में ही महीनों लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास में सिलेबस रखा हुआ है, तो इस सिलेबस में अगर आप देखोगे तो इसमें पॉलिटी में यूनिट नंबर 1 दिया हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सब कुछ दे दिया, फॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना, और अमेंडमेंट है। फिर इसी में यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी आ गया। फिर इसी में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, पीआईएल, ये सब आ गया। अब ये पढ़ने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको, रिवीजन करने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई ये चीजों को अभी हमें नहीं ध्यान देना। उसी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी यूनिट उठा सकते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट पेपर में पार्ट बी में ज्योग्राफी में आप देखोगे, तो ज्योग्राफी में अगर आप ये पढ़ने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्या कि फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, हिल, सॉइल, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक फिनोमिना, मॉनसून, ये सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है। इसी की जगह पर आप दूसरा देखोगे, इंडियन एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज, ये कंपैरेटिवली छोटी है ना। इसी के बाद में आप देखोगे इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, ये डेटा वाली है ना, तो कंपैरेटिवली छोटी है। तो आप पहले इनके आंसर जो है वो तैयार कर लो। बात समझ में आई? जैसे डिजास्टर टेक्निक है, बहुत बड़ी है ना, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसको स्टार्टिंग में स्किप करो। बात आंसर तो सबके लगाने हैं, लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग में छोटी छोटी यूनिट पकड़ो, तो ये आपका क्या करेंगी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्टअप में हेल्प करेंगी। क्लियर है क्या बात? ठीक है। प्लस हमेशा आंसर राइटिंग में जो हमेशा बच्चे छोड़ देते हैं कि फोकस ऑन एसे प्लस हिंदी। ये दो छोटे सब्जेक्ट है, छोटे पेपर है, कंटेंट कम है, लेकिन बच्चा सोचता है कि इसको बाद में कर लूंगा, और वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप हर थोड़े देर में एक बना लीजिए कि हर हफ्ते में एक निबंध लिखना है हमें, हर हफ्ते में। अब कुछ लोग निबंध में पॉइंटर यूज कर लेंगे, कुछ लोग निबंध में डायग्राम बनाने लग जाएंगे, ये नहीं करना। निबंध ऐसे ऐसे होता है, उसको कैसे लिखना है, तो उसको 3 बॉडी में ही लिखना, पैराग्राफ फॉर्मेट में ही आएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हिंदी है तो हिंदी में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें आपको हिंदी में दी हुई है, जिसको आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, या 7 दिन में आप सोचे कि मैं इसको पूरा पढ़ लूंगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है वो नहीं है। अब जैसे ये आते हैं, है ना, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, या प्रशासनिक मानक शब्द, या विलोम शब्द आ रहे हैं, तत्सम तद्भव आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं। अब ये जो चीजें आपके सिलेबस में दी गई है, इनको आपको रोज थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीजें याद होंगी। और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस इसमें घुसे रहते हैं, और इसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि आपका ये ऐसे और हिंदी राइटिंग कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। हर हफ्ते एक दिन ऐसे के लिए लेके बैठिए। हर दिन हिंदी को भले ही आधे घंटे समय दो, लेकिन आधे घंटे समय दो। भले ही वो प्री में नहीं आता, लेकिन आज से आधे घंटे का समय दोगे तो मेंस में ये हिंदी आसान लगेगी, नहीं तो ये हिंदी खा जाएगी, है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने इसकी वैल्यू ही नहीं करी। तो वैल्यू करिए भैया, ये बहुत स्कोरिंग है, ये सीधे बाहर कर देती है आपको, सीधे बाहर कर देती है कंपटीशन से। तो आपकी हिंदी और एस्से राइटिंग पर पकड़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हुई क्या बात? अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, कि भाई फॉर्मेटिंग हमें क्या रखनी है, किस तरीके से चीजों को करना है। अब देखिए, फॉर्मेटिंग में आपको 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है 2 मार्कर, ठीक है। अब 2 मार्कर जो है, इसमें आपसे कितना पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, या तो वो आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेगा,
या आपसे वो कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा, या आपसे वो किसी जगह के बारे में पूछ लेगा। इसी तरह की चीजें आती है। जैसे सोशियोलॉजी में वो टर्मिनोलॉजी पूछने लग जाता है, इंडियन हिस्ट्री में आप जाओगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी पूछने लग जाता है, किसी जगह के बारे में पूछने लग जाता है। जैसे ठट्टा करके लास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो आया था, है ना। आपको इकोनॉमिक्स में मान लो उसने डेफिनेशन पूछ ली, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती। कोई सा आर्टिकल जो है वो पूछ लिया, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 2 मार्कर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आई? डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, प्लेसेस, या कोई पर्सनालिटी, है ना। आप कहोगे 2 मार्कर में नहीं आती, नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत उसके लिए आ सकता है। उनका कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ना। किसी बैटल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि भाई राणा सांगा वाला बहुत कुछ चल रहा है ना। राणा सांगा बाबर वाला अभी आपने देखा होगा, संसद में भी बहुत इशू जो है वो चला। अब राणा सांगा ने एक युद्ध जीता, खटोली का युद्ध, लेकिन आप कोई भी बुक उठा लो उसमें खटोली के युद्ध के बारे में सिर्फ इतना जिक्र किया गया है कि इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में राणा सांगा के द्वारा हराया गया था। अब आप सोचोगे 10 मार्कर में पूछ लेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपने पूरा इंटरनेट छान मारा, सारी किताबें छान मारी, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डेटा ही उपलब्ध नहीं है। तो आयोग भी क्या करेगा, आयोग भी उतना ही पूछेगा। तो उसने 2 मार्कर में लिख दिया खटोली का युद्ध। अब आपको क्या लिखना, खटोली के युद्ध के बारे में। आप उसको आसानी से, अब देखो 2 मार्कर लिखना है तो उसके भी 3-3 तरीके आपको, अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको लिखना भाई किस किस के बीच में हुआ था, किस जगह पर हुआ था, कौन सा स्टेट यहाँ पर पड़ रहा है, कौन इसमें विजय हुआ था, कब हुआ था, बस ये खत्म हो गया आंसर। बस ये आंसर खत्म हो गया। इस टाइप से हमें क्या करना रहता है, चीजों को लिखना रहता है। क्लियर हुई? किस तरह की चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। कभी कभी कोर्ट पोएट, हाँ तो कोर्ट पोएट पर्सनालिटी में आ गए ना, कोर्ट दरबारी कभी पर्सनालिटी में आ गए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब इसके आंसर जो है वो कैसे लिखने हैं, तो हमेशा याद रखिए इसके आंसर हमें किस फॉर्मेट में लिखने हैं, पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं, या कह लीजिए टू द पॉइंट लिखना है, या कह लीजिए हमें सिर्फ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसमें आप इज, एम, आर, द, ऐसा वैसा वो नहीं करेंगे। डेफिनेशन में आप कभी भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन बेसिकली आप देखोगे तो आप कीवर्ड्स का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, तभी आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब थर्ड पॉइंट इसमें जो है वो क्या है, इसमें किसका यूज करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो जैसे आपने, आपको 3 लाइन दी हुई है, आपने इस तरीके से बना दिया, यहाँ पर पहला पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इस तरीके से इसको 3 पॉइंट में चीजों को जो है वो लिख दिया। या आपने क्या करा, इस तरीके से 3 पॉइंट में इसको लिख दिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, इस तरीके से मेंशन कर दिया। ये आप इस तरह के फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, और अच्छा चीजों का दिखता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना, इसमें हमेशा और हमेशा, एक मिनट रुको मैं इसको, एक और चीज याद रखना, वेर एवर नीडेड, जहां भी आपको लगे एग्जाम्पल आप पुट करना, जहां पर आपको लगे कि एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं तो वह एग्जाम्पल पुट करना। ऐसा नहीं कि आप बैटल पूछा खटोली का युद्ध तो आप उसमें एग्जाम्पल पुट कर रहे हो कि खानवा का युद्ध भी हुआ था, नहीं। जहां पर एग्जाम्पल की जरूरत आ रही है ना, वहां पर समझाने के लिए आप एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हो। आप एग्जाम्पल दोगे, उससे आएगा समझ में कि इसे फैक्ट भी पता है और इसे एग्जाम्पल भी है, मतलब इसका कंसेप्ट भी है और एग्जाम्पल भी है। आई बात समझ में? 2 मार्कर में हमें क्या चीजों का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। आपको 2 मार्कर लिखना कितने शब्द में है, 20 शब्द में लिखना है। अब 20 शब्द में क्या क्या चीज है, अगर आप इसे मारदा ये लगाते रहोगे तो मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। या हिंदी मीडियम वाले कुछ भी लगा रहे हैं, उसमें ग्रामेटिकल चीज है तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आपको मिलेगी, है ना। तो ये आपका 2 मार्कर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर हुई बात सभी को? अब इसके बाद में अगला आता है अपना 7 मार्कर। 7 मार्कर में सर क्या अप्रोच रखे, देखिए 7 मार्कर में आप इंट्रो लिखिए और आप मेन बॉडी लिखिए, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखना है, आप क्या लिखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और मेन बॉडी दीजिए। इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि आप सीधे सीधे 60 वर्ड लिखोगे वो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए हो सके पॉसिबल हो तो इंट्रो, क्योंकि हर जगह पर इंट्रोडक्शन फिट भी नहीं बैठेगा। जहां जरूरत पड़ेगी वो आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, तो आपको चीज समझ में आएगी कहाँ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी मेन बॉडी, अब मेन बॉडी को भी जो है वो हमें कैसे लिखना है, तो मेन बॉडी भी कैसे लिखाएगी, पॉइंटर फॉर्मेट में ही लिखाएगी।
ठीक है, इसमें पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ निबंध के लिए अच्छे से बचा के रखो, यहाँ पर पॉइंटर फॉर्मेट में ही लिखो, जितना साफ सुथरा दिखेगा एग्जामिनर को उतना उसको इजी रहेगा चेक करने के लिए। बात समझ में आई क्या? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, आप सब हेडिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सब हेडिंग है तो इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, सब हेडिंग का यूज इसमें कर सकते हो। कंक्लूजन की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कंक्लूजन। इतने आपके पास शब्द सीमा ही नहीं दी है कि आप सारी चीजें इसमें लिख पाओ, तो इस पर कंक्लूजन के नाम से मत बैठना कि कंक्लूजन हमें इसमें लिखना है। कंक्लूजन की इसमें कोई जरूरत आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो कंक्लूजन आपको लिखना नहीं है, सब हेडिंग का यूज करना है, पॉइंटर फॉर्मेट में करना है, और इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, यूज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करिए। देखिए, फ्लो चार्ट्स हुए, पाई चार्ट्स हुए, इनका आपको इस्तेमाल करना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ फ्लो चार्ट्स और पाई चार्ट्स का, इसकी फ्लो चार्ट और पाई चार्ट की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि फ्लो चार्ट से एक तो डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखता है, दूसरा कम शब्दों में हम कम जगह में ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन को पुटअप कर सकते हैं। इस वजह से फ्लो चार्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट में मैंने क्या किया, इधर एक पॉइंट लिख दिया, 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 एक इधर पॉइंट लिख दिया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो मेरे पास में 3 ही पॉइंट थे, है ना, मेरे पास में 3 ही पॉइंट थे, तो मैं क्या करूंगा, यही मैंने बनाया, मैंने एक पॉइंट यहां मेंशन कर दिया, एक पॉइंट यहां मेंशन कर दिया, और एक पॉइंट यहां मेंशन कर दिया। इससे भी काम चल जाएगा, है ना, इससे भी काम चल जाएगा। या इसी को आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, इस टाइप से आपने मेंशन कर दिया, 3 जगह पर चीजों को मेंशन कर दिया, अपना काम हो गया खत्म। क्लियर हुआ? अब इसी में आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से, जैसे 2 मार्कर बनाया था ना, इसमें 5 पॉइंट बना सकते हो, है ना। आप इस तरीके से इसमें 5 पॉइंट बना सकते हो, है ना, जैसे भी आपको लगे आप इस तरीके से इसमें पॉइंट जो है वो बना सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका हमेशा देखना आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज, पाई चार्ट। अब जैसे इकोनॉमिक्स के या कहीं पर डेटा वाला क्वेश्चन है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये आपने एक चार्ट बना दिया, इसमें आपने लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, हमारे यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। या हमारे यहाँ पर जो है जो भी कोई डेटा आ रहा है, आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आप इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। आप इसमें 10 बना सकते हो और छोटे छोटे कर सकते हो। तो कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है स्कीम से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड, आप इस चीज का यूज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी रहती है, ये आपने चार्ट स्टार्टिंग में सबसेट वाले पढ़े होंगे, इसमें आप इस तरीके का बना सकते हो कि भाई ये क्या हो गया, है ना, यहाँ पर ये फॉरेस्ट वाला एरिया जो है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया कि लेट से कोई नेचुरल एरिया जो है वो आ गया, यहाँ पर रिवर साइड आ गया, तो ये वाला एरिया जो है इसमें क्या आपने कर दिया, पर्यावरण के बारे में बता दिया कि यहाँ का पर्यावरण जो है, इस क्षेत्र का जो पर्यावरण है सेंसिटिव रहेगा, जो फॉरेस्ट, नेचुरल और रिवर साइड से तीनों से जुड़ रहा है। तो आप सबसेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये सब कैसे आएगा, जब आप आंसर राइटिंग करोगे। हमारे साथ में दिक्कत क्या, हमने कभी करी नहीं और हम चाहते एकदम से हमें सब आ जाए, तो एकदम से बेटा नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हमारे पास में समझ में आना हमें चालू हो जाएगी। 7 मार्कर है तो कितने शब्द है, 60 शब्द है, 60 वर्ड्स है ना। हमें कितने टाइम में लिखना है, तो एक एवरेज ले लो, अराउंड 4 मिनट्स में हमें ये कंप्लीट करना है, अराउंड 4 मिनट में हमें लिखना है। वो कैसे होगा, जब हम एनालाइज करेंगे पूछा क्या है उसके हिसाब से आंसर लिखना चालू करेंगे, इंट्रो मेन बॉडी लिखेंगे, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखेंगे, जहां पर हमें लगेगा फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, हम पाई चार्ट फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमें कहीं पर डायग्राम लिख रहा है तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट और डायग्राम। क्लियर है बात, सबको समझ में आया? अब आपको डायग्राम के भी नंबर देगा वो, आपने कुछ, अब आप ये मत करना कि फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम सब एक ही आंसर में घुसा दिया है, ये नहीं करना है। फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, इट्स ओके, आपने फ्लो चार्ट बना दिया, आपने डायग्राम बनाया, आपने पॉइंटर फॉर्मेट में लिख दिया, आपने पाई चार्ट बनाया है, पाई चार्ट के साथ में आपने पॉइंटर फॉर्म में लिख के कोई डायग्राम बनाना तो बना दिया। ऐसे मिक्स एंड मैच करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ है एक ही में डाल दूंगा, मेरे को आता है तो मैं तो बताऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। जो पूछा है उसके हिसाब से चलना है। क्लियर है बात, सबको समझ में आया? चलिए अगला 10 मार्कर, अगला है आपका 10 मार्क। ठीक है, अब 10 मार्क की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 मार्क की रिक्वायरमेंट सिंपल है, इसमें आपको इंट्रो भी चाहिए, इसमें आपको मेन बॉडी भी चाहिए, इसमें आपको कंक्लूजन भी चाहिए।
ठीक है, इसमें आपको तीनों चीजें चाहिए रहेंगी। इंट्रोडक्शन कितना होगा मैंने अभी बताया था, 2 मार्कर के हिसाब से, मतलब कितना, अराउंड 20 वर्ड्स, या कह लो 2 लाइन, 3 लाइन हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। कंक्लूजन कितना, 2 से 3 लाइन, ठीक है, वही 20 to 30 वर्ड्स। अब बाकी का कितना बच रहा है, 200 वर्ड का पूछा था, अगर मैं 20 और 30 50 मान लूं तो आपकी मेन बॉडी कितने वर्ड की बन गई, 150 वर्ड की बन गई मेन बॉडी। ठीक है, अब सोचो आप 150 वर्ड लिख रहे हो, आपने दिल लाइन दिल लाइन दिल लाइन दिल लाइन दिल लाइन ऐसे करके पूरा के पूरा मतलब लिखा 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 पूरा पन्ना भर दिया, अगला पन्ना भी भर दिया, बहुत बेकार लगेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें यूज करना है जो ये मेन बॉडी आपकी रहेगी, इस मेन बॉडी में हमें किसका यूज करना है, तो हमें सब हेडिंग का यूज करना है। सब हेडिंग्स का यूज करना है, बहुत जरूरी है। फिर सब हेडिंग को पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना है, सब हेडिंग के अंदर का जो डेटा है इसको पॉइंटर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमें चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, किसी भी तरह का चार्ट्स आप बनाए, है ना, आपको यहाँ पर डायग्राम का इस्तेमाल जो है वो करना है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है, जो जो भी चीजें हैं जितना आपने सीखा है वो पूरा की पूरा आपका 10 मार्कर में आ जाता है। क्लियर बात, सबको समझ में आई क्या? ठीक है, अब 10 मार्कर में एक चीज जो मस्ट है वो चीज का ध्यान रखेंगे। टेन मार्कर को कभी भी अटेम्प्ट करने से पहले पॉइंट नंबर 1, पहले ही उसकी फ्रेमिंग करें कि हमें लिखना क्या है। पहले ही दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या है, हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीधे लिखना चालू कर दिया। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन, प्रश्न को तोड़िए कि उसमें पूछा क्या क्या गया है, उसके हिसाब से ही आप लिखेंगे तो ही आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। नहीं तो भावनाओं में बहकर हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, पूछा प्रश्न में कुछ और होता है, हम जवाब कुछ और देते हैं, आपने आपके हिसाब से सही लिखा और आप जोड़ लेते हो कि 10 में से 5 तो मिल ही जाएंगे, और वहां पर 0 नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है। वो 4 नंबर जो कटे आपके, वो क्यों कटे, क्योंकि प्रश्न कुछ और पूछा था और आप पहुंच गए कुछ और कहीं और, है ना। आपको बोला था बैतूल पहुंचने का, आप पहुंच गए रतलाम। ठीक है, आप बोले निकला तो था घर से, तो ऐसा थोड़ी होता, पहुंचना बैतूल था तो बैतूल ही जाओगे ना। तो बस यहाँ पर आप देखिए, पहले ही फ्रेमिंग करिए, फ्रेगमेंटेशन दिमाग में करिए कि भाई इसको कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, किस तरीके से मैं चीजों को लिखूंगा, क्या मैं इसमें फ्लो चार्ट का यूज करूंगा, क्या डायग्राम की जगह बनेगी, डायग्राम की जगह बनेगी तो कहां पर बनाऊंगा, ये सारी चीजें आपको सब पहले से ही करनी पड़ेंगी। और ये कैसे होगा, ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है, इसमें डरने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब आप मान के चलो आप 100 आंसर लिख दो 10 मार्क करके, 100 आंसर लिख दो, 101 बार जब लिखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग पहले ही चल जाएगा कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, इसकी फ्रेमिंग कैसे होगी। तो इसीलिए हमें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। डेली हम आंसर राइटिंग का बनाए कि हम कुछ क्वेश्चन 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, जो भी है, मिनिमम इतना तो करना ही है कि आधे से 1 घंटे का समय जिसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आई क्या, क्लियर कहानी इतनी? सभी को क्लियर है? अब आप ये बना लो एक टारगेट कि आप 1 मिनट में एटलीस्ट 30 वर्ड लिख पाओ। 30 नहीं लिख पा रहे हो, 25 लिखो, 25 नहीं लिख पा रहे हो, 20 लिखो, पर 1 मिनट में एटलीस्ट आप इतने वर्ड लिख लो। 1 मिनट में इतनी अपने को प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट में हमारे 30 वर्ड होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। नहीं कुछ तो हम 20 पे तो पहुंच ही जाए। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए, मतलब हम 20 से 30 के बीच में रहे, तो हमारा पेपर पूरा होगा, अन्यथा पेपर छूट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पेपर को पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो भी गलत इंप्रेशन देता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये कि उसमें जो आता हुआ आपने छोड़ा है वो बहुत लंबे समय तक दुख देता है, क्योंकि वो आपको पता है कि आप क्या पाप करके आ गए हो। और उसके लिए क्या जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जितने प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही उसमें कर रहे हो। बहुत ज्यादा कंटेंट देने से मतलब नहीं है, टू द पॉइंट कंटेंट देना ही मेंस की डिमांड है, आयोग की डिमांड है, टू द पॉइंट लिखे। आपको उनका मतलब उनको आपका नॉलेज चेक नहीं करना कि आपको कितना आता है, वो चाहते हैं कि जो पूछा है आप कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दे। ये मेन उद्देश्य दिमाग में बिठा लो, लिख लेना कहीं पर, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देना इज इक्वल टू मेंस, यही होता है मेंस। बात को अच्छे से चीजों को बिठा लेना है दिमाग में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है वो इतनी जानकारी देने बढ़ जाते हैं कि बाकी के क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 200 वर्ड में इतना लिखने बैठे हैं कि कहानी खत्म हो गई, उसके पास 2 मार्कर के लिए समय ही नहीं बचा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या?
फिर दूसरा, जब भी आप लिखेंगे, जैसे मान लो आपने 10 मार्कर लिखना है या 7 मार्कर लिखना है, तो आप थोड़ा सा पहले समय देंगे। हर क्वेश्चन में 10 मार्कर में, 7 मार्कर में 1 मिनट का समय लीजिए, पहले फ्रेमिंग जरूर करना, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा। लिखोगे तो सही, लेकिन खुद ही उससे सेटिस्फाई जो है वो नहीं हो पाओगे। क्लियर है? अब अगला, यूज, किन किन चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। किन किन चीजों का हमें मेंस में उपयोग करना चाहिए, उन चीजों के बारे में लिखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे टाइमलाइन से रिलेटेड, मतलब आपको टाइमलाइन की जगह मिलेगी, है ना। आप भले डायरेक्टली टाइमलाइन नहीं पूछा, लेकिन आप टाइमलाइन बता सकते हो। किस तरीके से बता सकते हो? छोटा सा चार्ट बनाओ, मैंने कई बार क्लास में बनाया है ना। 1920 में ये हुआ था, 1930 में ये हुआ था, 1942 में ये हुआ था, 1946 में ये हुआ था, 1947 में ये हुआ था। बस छोटा छोटा यहाँ पे लिख दो कि भाई ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, सिविल डिसोबीडियंस आया था, या क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, या कैबिनेट मिशन आया था, या देश को आजादी मिली थी। आप इस तरीके से उस चीज को पहले फ्रेम कर दो और उसके बाद आप आंसर लिखना, या साइड में कहीं पर इसको ऐसे बना दो, है ना। या आप ऐसे बना सकते हो टाइमलाइन कि आपने 1920 लिखा और इसके आगे फिर नॉन कॉपरेशन समझाया, फिर आपने 1930 लिखा, फिर आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझाया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो टाइमलाइन का इस्तेमाल करिए, हिस्ट्री में बहुत आपको अच्छे नंबर जो है वो देगी। ठीक है। आप सेम चीज आर्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, पॉलिटी में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें टाइमलाइन के बाद में, साइकिल का इस्तेमाल, है ना। वो वाली साइकिल नहीं जो आप समझ रहे हो, साइकिल कौन सी, जिसको हम चक्र कहते हैं, है ना। चक्र का ये किया तो इससे ये होगा, ये किया तो इससे ये होगा, इसका इफेक्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे क्या बना दिया आपने कि भाई इसके फीचर क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना, इसमें किस चीज की उपाय क्या है, गुंजाइश है जो है वो क्या बन सकती है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। इस टाइप से आप चीजों को साइकिल फॉर्म में भी बना सकते हो, है ना। बस साइकिल को खत्म कर देना, पता चले वापस वही पहुंच जाए। ठीक है। तो आप टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, साइकिल का इस्तेमाल जो है वो करना अपने को सीखना है। फिर पाई चार्ट का इस्तेमाल, ये इकोनॉमिक्स में बहुत मदद करेगा आपकी, पाई चार्ट। फिर दूसरा फ्लो चार्ट, ये बहुत मदद करते हैं। फ्लो चार्ट, कई तरह के फ्लो चार्ट होते हैं, मैं आपको बार बार बना बना के मेंस के आंसर राइटिंग में मेंटरशिप बैच में ही बहुत सारे फ्लो चार्ट सिखा दूंगा। आपकी आंसर राइटिंग एट ईज हो जाएगी। उसमें क्या होता है, फ्लो चार्ट बनाने में हाथ को आराम मिल जाता है बहुत मिली सेकंड के लिए, लेकिन हाथ में वापस जान आ जाती है। दूसरा, प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाता है और कम उसमें हम ज्यादा अच्छे से कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो चौथा क्या है, हमें फ्लो चार्ट का इस्तेमाल जो है वो करना है। क्लियर हुई क्या बात? पहला क्या हो गया टाइमलाइन, दूसरा क्या हो गया साइकिल, तीसरा हो गया पाई चार्ट, चौथा हो गया फ्लो चार्ट, और फिफ्थ हो गया डायग्राम। अब डायग्राम बनाना सीख लो, काय काय का, एटलीस्ट आपको एमपी का, इंडिया का, ये दो डायग्राम जो है विशेष तौर पर आने चाहिए, विशेष तौर पर आने चाहिए। जैसे आया क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी ऑन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो अब आपको पता है कि भाई 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसके बाद दीवानी के अधिकार मिलते कहाँ के, बंगाल के। अब पूरा इंडिया का मैप बनाने की जरूरत नहीं, आप साइड में इस तरीके से बना दो और यहाँ पर मेंशन कर दो कि भाई यहाँ पर ये बंगाल वाला क्षेत्र जो है, बंगाल उड़ीसा आसाम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिले, दीवानी राइट मिले। ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन कर दो ईयर के साथ में, बस हो गया आपका काम। उसको समझ में आएगा कि यार, छोटा सा डायग्राम बना दो साइड में, दिख जाएगा। आपने क्या करा, आप आंसर लिख रहे हो, है ना, ये आपने आंसर लिखा और यहाँ पर बेहतरीन पूरा आपने ऐसा डायग्राम बना दिया बहुत बड़ा सा, है ना। आप कह रहे हो जगह ही नहीं बची, अरे भैया छोटा सा बना देता ना, जरूरी है क्या पूरा पन्ना भरने के लिए? उसको बंगाल दिखाना था, उसके अंदर जिला थोड़ी दिखाना था कि हुगली कहाँ है या कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है। छोटा सा डायग्राम बना दे, इतना कि एग्जामिनर को दिख जाए, बस उतना ही हमें काम करना है। क्लियर हुई बात? समझ में आया कि भाई इन चीजों का हमें उपयोग करना जो है वो सीखना पड़ेगा। क्लियर बात यहाँ तक? बताओ एक बार। ठीक है। अब लास्ट चीज, क्वेश्चन को लेकर कि कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस तरह से चीजों को हमें जो है वो लिखना रहता है, इन चीजों को आप और समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो पूछ लो, मुझसे काम करो। किसी का कोई भी प्रश्न? क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, है ना, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के जो कानून है उनको समझाइए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न का मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब ही क्या हुआ
कि वो पूछ रहा है कि आप इसको समझाइए। मैं कह सकता हूँ एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, तो बस इसमें हमें क्या लिखना है, हमें इस पर क्या जाना है, हमें वाई जाना है कि भाई न्यूटन ने क्या क्या चीजें दी थी। इस टाइप से हमें चीजों को क्या करना है, इसमें आप किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, नो क्रिटिसाइज, ठीक है। और ये ओपन फील्ड रहती है, आप अपने तरीके से इसको जैसे समझाना चाहे समझा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं इवेल्युएट, मूल्यांकन करिए। एक क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं इवेल्युएट, जिसको कहते हैं मूल्यांकन करिए। अब मूल्यांकन करने का मतलब जो है वो क्या हुआ, भाई कोई भी चीज है, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो। आपने मेरी कॉपी ले ली और मेरी कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हो, 100 में से नंबर दे रहे हो, तो आपने जैसे मान लो 50 नंबर दिए, तो आप मान रहे हो आधा अच्छा आधा बुरा है। तो बस यहाँ पर भी वही है, जब कभी भी इवेल्युएट का आया तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो दोनों चीजें आपसे मांग रहा है। आप चाहो क्वेश्चन के ऊपर है 10 मार्कर आया तो आप वे फॉरवर्ड करके कंक्लूजन में डाल सकते हो, अपने विचार भी इसमें मेंशन कर सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अगला आता है जिसको कहा जाता है मेंशन, उल्लेख करिए। ठीक है, अब बात ही उसने मेंशन कर दी है, मतलब क्या हुआ कि हमें टू द पॉइंट चलना है। ध्यान रखिए, जब भी मेंशन आया तो सीधी सी बात है, हमें टू द पॉइंट उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, टू द पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो आपसे प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी हमें टू द पॉइंट देनी है उसको, क्योंकि उसने जो पूछा है वो हमें समझाना है। फिर मेंशन के बाद में एक आता है जिसको कहते हैं डिस्क्राइब, वर्णन करने वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब दिस, ठीक है। अब डिस्क्राइब में क्या है, यहां पर भी ओपन फील्ड आपको मिल जाती है। आपको जो जो चीजें समझ में आ रही हैं कि यार ये एग्जाम का क्वेश्चन की नीड है, आप उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन चीजों को समझा सकते हैं। ओपन फील्ड है, सारी जानकारी दीजिए जो आपको जरूरी लग रही है। जिस टाइप से क्वेश्चन है आप उसको उस तरीके से समझाएंगे। तो समझ में आया, एक्सप्लेन हुआ, इवेल्युएट हुआ, मेंशन हुआ, डिस्क्राइब हुआ, इनका मतलब क्या है। अब किसी चीज के प्रभाव पूछे, फिफ्थ है किसी चीज के इफेक्ट पूछ लिए उन्होंने कि बताइए इसके क्या इफेक्ट है। तो इफेक्ट बताने हैं तो दोनों ही बताने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। किसी चीज का प्रभाव है तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, दोनों ही चीजें। इफेक्ट पूछा है मतलब सीधी सी बात है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव। अब भाई सर नेगेटिव है ही नहीं उसके, छोड़ दो, पॉजिटिव बता दो। अगर कोई चीज है जिसके सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बताओ। अगर आपको लग रहा है केवल नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बता दो। जैसे पोर्नोग्राफी, आप नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बताओगे ना। साइबर क्राइम नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बताओगे ना। आतंकवाद नेगेटिव, उसका कोई पॉजिटिव है ही नहीं, तो इफेक्ट का आप क्या लिखोगे, नेगेटिव क्वालिटी लिखोगे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्या? एनपीए है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। जितने भी जहां पर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है आपको उस तरह से जवाब देना पड़ेगा। हाँ, इफेक्ट में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपसे तो प्रभाव पूछा गया है, तो आप तो बस आपको जो सकारात्मक प्रभाव लग रहा है वो भी बता दीजिए, नकारात्मक लग रहा है वो भी बता दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको बैलेंस करें। अब आतंकवाद को कैसे बैलेंस करोगे, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो बैड लोन है, उसको कैसे आप बैलेंस आउट कर सकते हो? तो गलत ही है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, उसको पॉजिटिव कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते आप। फिर अगला है फीचर्स। ठीक है, अब फीचर्स में क्या आ जाएगा, तो फीचर्स भी इफेक्ट जैसा ही है। इसमें भी आपको क्या करना रहेगा, इसमें भी आपको सब कुछ बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। देखो फीचर्स गुण है, भाई मान लो भाई मेरे फीचर की बात है, किसी भी गाड़ी में कोई अच्छी चीज भी होगी कोई बुरी चीज भी होगी, है ना। कोई मूवी है, कोई अच्छे फीचर होंगे कुछ बुरे फीचर होंगे, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आप सारी चीजें उसमें मेंशन जो है फीचर में कर सकते हो, है ना। अब विशेषताएं में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजों को आसानी से डाल सकते हो। क्लियर हुआ फीचर वाला पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को समझाइए। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई अगर उसके महत्व को बोला है तो केवल और केवल पॉजिटिव ही डालना है, इसमें नेगेटिव की जगह ही नहीं बन रही। इसमें तो केवल पॉजिटिव ही डालना है, इसमें नेगेटिव की जगह ही नहीं बन रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा, डिस्कस आ जाता है, डिस्कस। ठीक है, अब डिस्कस में आप क्या कर सकते हो, डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, मैंने कहा कि यार चलो आपस में डिबेट करते हैं, तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बोलेगा, डिबेट भी क्या है, एक तरह का डिस्कशन ही है। तो जब आपको डिस्कस करना है तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डाल सकते हैं।
ये क्या हो गया, ओपन फील्ड वाला हो गया। अपने विचार फिर अपन रख सकते हैं कि भाई हमसे क्या पूछा गया है, हम किस तरीके से उसको आंसर जो है वो कर सकते हैं ना, जो भी हमें देना है वो हम दे सकते हैं। ओपन फील्ड है, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारा कंक्लूजन जो है वो क्या जा रहा है, हम इस पर अपनी क्या विचारधारा जो है वो रखते हैं। फिर एक आता है जिसको कहा जाता है टिप्पणी या कमेंट, नाइन्थ जिसको कहते हैं कमेंट, है ना। अब कमेंट टिप्पणी करनी है, तो भाई टिप्पणी करनी है तो जैसे होता है ना, कॉलोनी में टिप्पणी यही तो होती है, कमेंट तो होता है वो जब एक जगह बैठते हैं सारे दद्दा या सारी दादियां, क्या करते हो, टिप्पणी तो करते हैं, उसकी बहू ऐसा ही है, उसका बेटा ऐसा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल आपको सारी चीजें खुली खुली दिख रही है ना, सीधे सीधे अपने विचार जो है, थॉट्स आपको देने हैं। तो जैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं वैसे आप दे सकते हैं, विथ एग्जाम्पल दो, विथ डेटा दो, विथ फैक्ट दो, जैसे भी आपको देने हैं आप आपके विचार जो है कमेंट में दे सकते हैं। क्लियर हुई बात, कमेंट में क्या करना है। फिर एक लास्ट होता है जिसको कहा जाता है एनालाइज, ये सबसे टिपिकल है मेरे हिसाब से, एनालाइज। और एक आता है क्रिटिकली एनालाइज। अब ये जो एनालाइज वाला पॉइंट जो आता है ना, जिसमें आपको विश्लेषण करना रहता है ना। अब इसको जब एनालाइज करना है तो आपको सारे एंगल देखने पड़ेंगे, इसमें आपको सारे एंगल देखने पड़ेंगे। कौन कौन से, जैसे इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव से अगर लेना है तो पॉजिटिव नेगेटिव और आपके विचार, है ना, योर ओपिनियन, ये चीज आती है। एक और चीज इसमें आती है जिसको आप कहते हो कि भाई आपको इसके एनालाइज में आपको रीजन बताना पड़ता है, ठीक है, ये रीजन के कारण क्या रिजल्ट निकल रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है, और आपका क्या सजेशन है, आपका क्या सुझाव है, ये भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ। तो एनालाइज में आपको ये, और फिर आया था क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में आपको उल्टा चलना है थोड़ा, क्रिटिकली में पॉजिटिव वाला फैक्टर है ही नहीं, उन्होंने कहा ही है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो क्रिटिकली में है कि आप उसका अपने तरीके से उसका विचार जो है नेगेटिव फॉर्मेट में रखेंगे, लेकिन उसमें आप स्टार्ट पॉजिटिव नोट पर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी ही चीजें ऐसी होती है। अब अपने आप पीएससी में तो अभी तक ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज पर गए नहीं है वो, लेकिन कभी अगर आपसे क्रिटिकली एनालाइज का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें अब क्रिटिकली एनालाइज में सीधी सी बात है, नेगेटिव ज्यादा मांगा जा रहा है आपसे, है ना, आपसे नेगेटिव ज्यादा मांगा जा रहा है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट, पहले उसका एक पॉजिटिव फैक्ट बता दो और उसके बाद में फिर आप उसके बाकी के नेगेटिव सारे गिना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर क्या है, लास्ट में वे फॉरवर्ड अपना आ गया। एक आता है जिसको कहा जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस, ये भी बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, और एक होता है जिसे कहा जाता है डिफरेंस। ठीक है, अब कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है और डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तुलनात्मक अध्ययन में आप कंपैरिजन में उस चीज को अलग करते हुए चलते हैं। मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस में कैसा होगा, जैसे एक टेबल यहां बनाओ, ठीक है, यहां पर बेसिस लिखा हुआ, आधार क्या है ना, और यहाँ पर कोई भी ए और बी चीज है, जैसे मान लो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्टार्ट कब हुआ था, है ना, फिर यहाँ स्टार्ट, यहाँ पर डेट लिख दूंगा 1920, यहाँ पे लिख दूंगा 1930, है ना। फिर मैं लिख दूंगा इसके लीडर कौन थे, तो यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस में महात्मा गांधी, इधर भी आ गए महात्मा गांधी। फिर इसके बाद में इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है पिकेटिंग और वो सारी चीज हुई थी। यहाँ पर मैंने लिखा डांडी मार्च जो है वो मेन इसका इशू जो पॉइंट था। फिर मैंने लिख दिया इस टाइम पर वाइसराय कौन था, इस टाइम पर वाइसराय कौन था। फिर मैंने लिख दिया ये खत्म कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुआ। इस टाइप से कंपैरेटिव, मतलब बेसिस के आधार पर करना है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। डिफरेंस में आप ये चीज कर भी सकते हैं, बट इसमें आप एक चीज मिस करेंगे, एक चीज हटाएंगे, वो क्या, जैसे दोनों जगह गांधी जी आ रहे हैं तो ये कोई डिफरेंस तो रहा नहीं, ये कोई डिफरेंस तो रहा नहीं, है ना। तो डिफरेंस में क्या रहेगा, दोनों में जो अंतर है बस वही आपको लिखना है। आप ये पॉइंट तो लिखेंगे, बेसिस वाला पॉइंट तो लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में सेम है वो पॉइंट नहीं लिखेंगे, किसमें, डिफरेंस में। अंतर करना है तो अंतर करना है। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, 13 के 13 पॉइंट कि डिफरेंस क्या होता है, क्रिटिकली एनालाइज क्या होता है, एनालाइज क्या होता है, इवेल्युएट क्या होता है, एक होता है डिफाइन। हाँ, एक और ये भी याद आ गया, एक होता है जिसको कहते हैं डिफाइन। डिफाइन मतलब ही क्या है, परिभाषित करिए। तो इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, डिफाइन मतलब क्या है, परिभाषित करना, जो है उसकी परिभाषा लिख दो। आपके आपको याद नहीं आ रही, आप आपके अनुसार परिभाषा लिख दीजिए, सिंपल है। एक आता है जिसको कहते हैं शॉर्ट नोट, राइट है शॉर्ट नोट। अब लिखाइए शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट को शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे शॉर्ट नोट में,
ओपन फील्ड है, आपके हिसाब से उस चीज पर शॉर्ट नोट लिख दो, जो भी चीज आपको कही है, ठीक है। और किसी को कोई ऐसा पॉइंटर याद आ रहा है कि सर ये और आता है तो इसका और बता दो। और किसी को? थ्रो लाइट मतलब वही है, डिस्कस, है ना। थ्रो लाइट मतलब वही हो गया, है ना, डिस्कस आप कह सकते हो। थ्रो लाइट ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के क्रांति पर प्रकाश डाली, तो प्रकाश डालिए मतलब वही है, डिस्कस करिए। ओपन फील्ड आपको दे दी, आप आपके हिसाब से पूरा समझाइए 1857 की क्रांति को। एग्जामिन करना और इवेल्युएट करना ऑलमोस्ट सेम सेम है। एग्जामिन करना और इवेल्युएट करना ऑलमोस्ट सेम सेम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि इवेल्युएट आप किस तरीके से करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, एग्जामिन भी आप ऐसे करोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे। क्लियर बात। अब बताओ भाई, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर में आपको किसी तरीके की चीजों की दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी चीज आपको नहीं समझ में आई हो, तो मुझे प्लीज लेट अस नो। फिर अब हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो कि कल ही रहेगी आपका मेंटरशिप बैच में। कल हम एमपी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो आपको मेंस के क्वेश्चन में दूंगा और आपको लिखना रहेगा। पहले आप लिखिए आपके हिसाब से, जैसे भी आप लिख रहे हैं, मेरे सामने ही आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको एक एक के आंसर पूरे बताऊंगा कि ये आंसर क्या है, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए था, या इसमें क्या किया जाना चाहिए था। आपके पास में कॉपी रहेगी आपको समझने के लिए कि आपने कहाँ गलत किया है, तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कंडक्ट कर पाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को? किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताएं कि सर हमें इन चीज में ये वाला डाउट आ रहा है ना। 2 मार्कर में डाउट है, 7 मार्कर में है, 10 मार्कर में है, प्रिपरेशन से रिलेटेड है ना। तो आप जो भी हो मुझे बताइए, तो अपन उस पर चर्चा करेंगे, उसको मैं आपके लिए कोशिश करूंगा और इजी करूँ और शॉर्ट करूँ। क्लियर है? ठीक है। अभी एक क्लास में माइंड मैपिंग के लिए और लेके आऊंगा, जो कि आपको नोट्स, सिनॉप्सिस, माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट, इनके लिए एक क्लास और रहेगी आपकी, वो शायद नेक्स्ट वीक रहेगी। उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए और पढ़ाई आसान हो जाए आप लोगों के लिए, है ना। मतलब हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, तो वो कैसे करना है, कैसे हम ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।